नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 10 की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। क्लास 10 में जब आप सामाजिक विज्ञान चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, पहला ही चैप्टर मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है और मैं 10 से 12 मिनट में आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। आप कहेंगे ये कैसा चैप्टर है, तो यकीन मानो 10 से 12 मिनट में मैं जितना बताऊँगा उतना अदर चैनल्स आपको 1 से 1.5 घंटे में बताएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं जानूँ तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ने लायक क्या है कि फ्रेडरिक सारियो का कल्पना आदर्श यानी जिसे यूटोपिया कहा जाता है वो क्या है। तो 1848 में फ्रांसीसी कलाकार एक थे फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। उसमें उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो कि लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनी हो। इसमें विभिन्न राष्ट्रों के लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज और वेशभूषा में एक जुलूस की तरह स्वतंत्रता की मूर्ति की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 1848 में फ्रांसीसी कलाकार चित्र बनाए थे क्रांति से जब वो हो गए थे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अब फ्रांसीसी में क्या हुआ था सारी चीज़ें अब आपको बताते हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर टॉपिक क्या होगा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। मतलब कि जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और जो राष्ट्रवाद हुआ उसकी कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको समझते हुए चलना। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो आई थी वो 1789 में कि फ्रांसीसी क्रांति में ही आई थी। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति में ही हुई थी। सामूहिक पहचान के कदम यहाँ पे उठाए गए थे। जैसे पितृभूमि क्या हो गई, जो पुत्र होगा उसके पास पिता की भूमि होगी, ये एक यहाँ पे कानून बनाया गया था। नागरिक को समान अधिकार दिए गए थे। नागरिकता जैसे बहुत से अधिकार ऐसे थे जो कि पहले फ्रांसीसी क्रांति के पहले वहाँ पर नहीं थे। लोग अपने आसपास में सारी चीज़ें करते थे, अपने आसपास की भाषा को महान बनाते थे, अपने आसपास के लोग अलग अलग बोली करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद नया तिरंगा झंडा बनाया गया, एक पूरे देश का एक झंडा बनाया गया जो कि पूरे देश की एकता को दिखाता हुआ दर्शाया गया। जैसा कि अभी मैंने एक चित्र में आपको बताया था कि उसने 4 चित्र बनाए थे, उसी में से एक चित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि एक केंद्रीय व्यवस्था, जैसे यहाँ पर आप भारत में क्या जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री होता है मुख्य, वैसे केंद्र होगा, केंद्र का प्रशासनिक व्यवस्था होगा, उस केंद्र के अंतर्गत सभी लोग कार्य करेंगे। ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य ढांचा था। ठीक है, भाषा क्या थी, क्षेत्रीय बोलियों को त्याग करके फ्रेंच को ही राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। वहाँ क्या होता था कि जैसे मान लो एक आप भारत में देखते होंगे कि यहाँ पर 22 प्रकार की भाषाएं मुख्य रूप से जो कि संविधान में लिखित हैं। उसी प्रकार वहाँ पर छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी तरह की भाषाएं थी, छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग तरह के मार्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया था, एकदम खत्म कर दिया गया था और फ्रेंच को ही राष्ट्रभाषा बना दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन की जो नागरिकता संहिता ये 1804 में उसने क्या क्या चीज़ें की। तो नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार की, मतलब कि नेपोलियन जो था उसने प्रशासनिक सुधार की जिन्हें नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए। जन्म पर आधारित जैसे आप जानते होंगे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पहले ऐसा होता था। ये जन्म पर अधिकार होता था, जन्म प्रातः ही अधिकार आपको मिल जाता था। ठीक है, उस प्रकार के सारी चीज़ों को हटा दिया गया था, विशेषाधिकार को हटा दिया गया था। सभी चीज़ें नहीं हटाई गई थी, जो कि पिता की कमाई हुई चीज़ें थी उनको नहीं हटाया गया था। जैसे पिता की जो भूमि होगी वो पुत्र की हो जाएगी, पिता का जो घर होगा वो पुत्र का हो जाएगा, लेकिन जो पिता अगर राजा है तो पुत्र राजा बनेगा, ऐसे ही चीज़ें हटा दी गई थी। ठीक है, योग्यता के आधार पर कर दिया गया था और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जैसे आज यहाँ पर देख रहे हो वैसी कर दी गई थी। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था। जैसे कि मैंने बताया था, कानून के समक्ष जैसे भारत में है कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार, ये दोनों चीज़ें भारत में भी हैं और ये दोनों चीज़ें नेपोलियन की नागरिक संहिता 1804 में भी थी, कॉपी की गई है, उस चीज़ें मैं मानता हूँ। ठीक है, और एक और यहाँ पर व्यवस्था की गई, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई, किसानों को भू दासत्व से मुक्ति मिली। जैसे होता क्या था, जैसे मान लो बहुत बड़ा कोई, आपने एक शब्द सुना होगा जमींदार। जमींदार शब्द आप लोगों ने सुना, जमींदार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है यहीं से हुई। मतलब जमींदार शब्द होता ही था, वो किसानों को कुछ ज़मीन दे देता था कि इस पे खेती करो, इतना ऋण मुझे हर साल चाहिए। तो इस चीज़ से मुक्त कर दिया गया था, किसान को उनकी ज़मीन मिल गई थी, उनके हिस्से की जो ज़मीन आ रही थी वो ज़मीन उनके नाम कर दी। आप चाहे इसमें खेती करें, आप चाहे इसको बेच दें, वो भी कुछ भी करें, उससे आप लोगों सरकार को कोई मतलब उससे नहीं था। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा कि यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद शब्द पहले आप लोग लिबरलिज्म क्या होता है, इसे लिबरलिज्म बोलते हैं। उदारवाद क्या है इसके ऊपर बताते हैं। लैटिन शब्द में लिबर का आधारित, मतलब लिबर पर आधारित ये शब्द, जिसका अर्थ है आज़ाद। मध्यम वर्ग के लिए इसका अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता था, क्योंकि मध्यम वर्ग आज़ाद रहना क्या करेगा, उसके लिए कुछ स्वतंत्र हो जाए, अपने निर्णय स्वयं ले सके और लोगों को कानून के समक्ष समानता जैसी थी वैसी हो जाए। ठीक है, एक शब्द आता है जलवेराइन, जो 1834 में बना एक शुल्क संघ है जिसने व्यापारिक बाधाओं को दूर किया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। ठीक है, मतलब कि मुद्राएं चलती थी उनको घटाकर 2 कर दी।
1815 के बाद नया रोड विवाद और वियना संधि जो है उस पर थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियां जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने वियना में एक समझौता किया। वो समझौता क्या था उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य क्या था इस समझौते का, सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। लक्ष्य था नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म करना। नेपोलियन ने अब तक जितना भी राजशाही मतलब कि सारी चीज़ें बनाई थी, नेपोलियन ने जितना साम्राज्य बनाया था उसको खत्म करने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि हो गया था क्योंकि नेपोलियन हार गया था। जब नेपोलियन हार गया था तो जो शक्तियाँ उनके विरुद्ध लड़ रही थी उन्होंने नया कानून बना दिया और राजशाही को बहाल करना, और राजशाही को बहाल कर दिया। राजशाही मतलब शासन, जो नेपोलियन था वो राजा था, उसके बाद फिर वहाँ का कोई राजा नहीं बना। ठीक है। मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जिन्होंने सम्मेलन की मेज़बानी की थी। मेटरनिक का शब्द इसलिए काम आना था क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ था उनके हारने के बाद, इसका जो मेन मुख्य मेज़बानी की थी वो मेटरनिक ने की थी। ठीक, मेन मतलब कि समझ लीजिए कि जो आईपीएल सेरेमनी होती तो उसमें जो बोली लगाती उसमें उसी प्रकार से मेटरनिक भी था। क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक हमारा 6 है क्रांतियों का युग, जो 1830 से लेकर 1848 तक चला, ये क्रांतियों का युग कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जैसे 1821 में शुरू हुआ है और 1832 की कुस्तुनुतिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 1821 में क्रांति शुरू हुई और 1832 में यूनानी स्वतंत्रता और कुस्तुनुतिया की संधि हुई, जिसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। ठीक है। रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने तर्क के बजाय भावनाओं, लोकगीतों और संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर टॉपिक क्या है? जर्मनी का एकीकरण। देखो, जर्मनी का एकीकरण आप अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत बड़ा आपको चैप्टर मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, पर बहुत सिंपली भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसका नायक कौन था? प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जी थे। नीति किसकी थी? रक्त और लौ की नीति चल रही थी। परिणाम क्या हुआ? 7 वर्षों में 3 युद्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस जीते और 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी के सम्राट बने। मेन टॉपिक्स यही हैं। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण जो कि 1866 से 1871 तक चला। अब यहाँ बात करते हैं इटली के एकीकरण में क्या चीज़ें हुई इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण में सिंपली आप समझ लीजिए इटली 7 राज्यों में बटा था। मुख्य योगदानकर्ता कौन थे? ज्यूसेप मैत्सिनी थे। यंग इटली के संस्थापक और वैचारिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। काउंट काबूल कूटनीति के जरिए ऑस्ट्रेलिया को हराया था और काउंट काबूल इतने ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे कि कहा जाता है युद्ध होने से पहले ये बता देते थे कि युद्ध में कितने व्यक्तियों की इसमें हत्या होने वाली है। कूटनीति के बारे में बहुत तगड़ा इनको नॉलेज था। इन्होंने अपनी कूटनीति के जरिए ही ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद बताएं कि जुसेप्पे गैरिबाल्डी जो थे सशस्त्र स्वयंसेवक यानी रेड शर्ट्स के साथ दक्षिण इटली को जीता। उसके बाद 1861 में क्या हुआ? विक्टर एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि विक्टर इमैनुएल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन मतलब टॉपिक 9 है हमारा, ब्रिटेन की अजीब दास्तां क्या थी? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी अचानक क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। 1688 में संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली। मतलब कि 1688 की संसद हुई, संसद में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अब राजशाही के पास ताकत नहीं होगी और वहाँ से राजशाही की ताकत छीन गई। ठीक, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन ने से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप समझ रहे होंगे। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की संस्कृतियों को दबाकर उन पर ब्रिटिश संस्कृत थोपी गई। यहाँ पर स्कॉटलैंड और जो यहाँ पर एक और राजा था आयरलैंड की संस्कृति को दबा दिया गया और उन पर ब्रिटिश संस्कृत को थोप दी गई। ये यहाँ पर ब्रिटेन की अजीब दास्तां थी। ब्रिटेन में एक ऐसी शक्ति मतलब कि वहाँ से राजशाही तंत्र को कैसे हटाया गया? राजशाही तंत्र को हटाने के पीछे वहाँ की संसद का बहुत बड़ा योगदान था। वहाँ पर एक आदेश पारित हुआ जिसके बाद राष्ट्रपति ने शासन कर दिया और राजशाही संसद हट गई। ठीक है। राष्ट्र का दृश्य कल्पना क्या था? रूपक त्याग है तो अमृत विचार जैसे स्वतंत्रता, राष्ट्र को नारी के रूप में दर्शाया गया है। मरियान ने फ्रांस का रूपक बनाया है। जर्मनी का रूपक बलूत के पत्तों का मुकुट वीरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का रूपक है, रूप मतलब। ठीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन संकट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसके ऊपर बताता हूँ। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है? 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र, आधुनिक रोमानिया जो आज है, यूनान और बुल्गारिया का क्षेत्र, आज वो बाल्कन क्षेत्र पहले था। यहाँ की विभिन्न जातीय जैसे शक्तियों और यूरोपीय देशों के आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था बाल्कन क्षेत्र ही था। बाल्कन क्षेत्र की वजह से ही वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि आधुनिक रोमानिया, यूनान और बुल्गारिया जो थी उनके तनाव केंद्र बन गए और तनाव केंद्र जब बना तो वहाँ पर जातीय शक्तियों और यूरोप की आपसी प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन संकट जो था उसी पर आधारित था। ठीक है।
एक और यहाँ पे टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, कुलीन वर्ग बनाम नया मध्यम वर्ग, सामाजिक संरचना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के समय समाज दो हिस्सों में बढ़ गया था, कुलीन वर्ग और दूसरा क्या था, नया मध्यम वर्ग। ठीक है, ये ज़मीन के मालिक थे और संख्या में कम थे और आपस में फ्रेंच भाषा बोलते थे और शादियों के जरिए जुड़े थे, मतलब कि शादियों के जरिए, जैसे इनकी बेटी उनके यहाँ शादी हो गई, उनकी बेटी की वहाँ शादी हो गई, इस प्रकार से अपने आपस में सारे जुड़े थे और इनके पास सारे राजनीतिक अधिकार थे। ये इनका एक कुलीन वर्ग था। और नया मध्यम वर्ग जैसे कैसे स्थापित हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण उभरा नया मध्यम वर्ग, मतलब जो औद्योगिक क्रांति उसके कारण ये हुआ और इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे। इसी वर्ग ने सबसे पहले कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति की मांग की थी। कुलीन विशेषाधिकार जितने भी थे इन्होंने मांग की, जिसके बाद इस पर काफ़ी बहस हुई, लड़ाई हुई, युद्ध हुई, छोटे मोटे, तो हट गया था। 1848 में की जो उदारवादी क्रांति के मुख्य 3 स्तंभ के बारे में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो पहला था, जब हम उदारवादियों की क्रांति की बात करते हैं तो उनमें उन्होंने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। कौन कौन से मोर्चे थे? पहला था राजनीतिक में क्या था, मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं, संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सामाजिक में क्या थी, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की मांग, हालांकि उन्हें मताधिकार नहीं मिला। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार तो मिल गया लेकिन उन्हें मत अधिकार नहीं मिला, मतलब मत करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आर्थिक में क्या थी, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर से सरकारी नियंत्रण को हटाना, मतलब कि जो वस्तुएं आ रही हैं, जो पूंजी आ रही है, उस पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रतीकों के अर्थ अगर मैं बताऊं तो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में अक्सर इन प्रतीकों का अर्थ पूछा जाता है। जैसे टूटी है बोड़िया, बेड़िया किसका अर्थ है, तो आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच क्या है, जर्मन साम्राज्य की शक्ति है। बलूत की पत्तियों का मुकुट वीरता का पहचान है। तलवार क्या है, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपट जैतून की डाली क्या है, शांति की चाह। उगते सूर्य की किरणें क्या है, एक नए युग की सूत्रपात, सूत्रधार है, सूत्रपात कुछ भी समझ लीजिए। फेड्रिक सारियो की चित्र की बारीकियाँ, जो फेड्रिक सारियो ने अभी शुरुआत में मैंने बताया था, तो चित्र में उस ऊपर से ईसा मसीह, संत और देवदूत इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। कलाकार ने इनका उपयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच, ठीक है, भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया था। जुलूस के सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। राष्ट्रवाद का सकारात्मक पद तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन राष्ट्रवाद का नकारात्मक पद भी आप समझ लीजिएगा। अध्याय के अंत में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद अपनी एक उदारवादी पहचान खो चुका था। राष्ट्र अब एक दूसरे के प्रति संकीर्ण और हिंसक होने लगे थे। बड़ी शक्तियाँ जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए छोटे देशों के राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जिससे पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दी गई। अभी मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बताया था और ये क्यों बढ़ी, क्यों भड़की, सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन और किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।